क्या वाकई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत के जरिए अपने तमाम मसलों या मसाइलों को हल कर सकते हैं? क्या वाकई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? अगर पिछले एक महीने की गतिविधियों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत से बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात करने का स्वांग जरूर रच रहा है। हिंदुस्तान ने आतंकवाद के मसले पर बातचीत का प्रस्ताव रखा। उफा में इस पर सहमति बन गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में बातचीत होगी दिल्ली में 23 और 24 अगस्त को, और उसमें आतंकवाद के मसले पर बातचीत होगी। लेकिन उसके बाद लगातार पाकिस्तान भारत को कुरेदता चला जा रहा है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। पहले सीमा पर जबरदस्त फायरिंग की गई, आतंकवाद की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। आतंकी नावेद पकड़ा गया जो पाकिस्तान के मंसूबों का खुलासा कर रहा है, और उसके बाद अलगाववादी नेताओं को रात्रि भोज कर न्योते के साथ भारत सरकार को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एक नई तरह की राजनीति होती दिखाई दी। अलगाववादी नेताओं को 2 घंटे के लिए नजरबंद कर दिया गया, और ऐसा लगा जैसे कि पीडीपी बीजेपी की सरकार के बीच में ही कुछ न कुछ उठापटक जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान करना क्या चाहता है? बात नहीं करनी तो मत कीजिए, स्वांग करने की जरूरत क्यों है? देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 23 अगस्त को दिल्ली में दोनों देशों के एनएसए आमने सामने होंगे तो बात शुरू कहीं से भी हो, लेकिन खत्म होगी आतंकवाद पर। दुश्मनी के बिसात पर दोस्ती की बात होने जा रही है। शतरंज का खेल शुरू हो गया है और पाकिस्तान को हर चाल का जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर राग छेड़ा, कश्मीर के अलगाववादियों को बातचीत का न्योता भेज दिया, लेकिन भारत इस चाल में फंसा नहीं। उसने कश्मीर के अलगाववादियों को नजरबंद कर सख्ती का संदेश दिया तो पाकिस्तान को भी ये पैगाम पहुंच गया कि भारत इस बार टेबल टॉक से पीछे हटने वाला नहीं है। बातचीत से ऐन पहले पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। यूएन में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने कहा, यूएन में फलस्तीन और मिडिल ईस्ट की ही तरह जम्मू कश्मीर का मसला सुलझाने की भी काबिलियत है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की भी मदद ली जा सकती है। लेकिन भारत ने पाक की इस चाल को ये कहकर नाकाम कर दिया कि कश्मीर दोनों देशों के बीच का मुद्दा है और इसमें तीसरे पक्ष के दखल की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान लगातार अपने देश में भारत के दखल की झूठी चाल चल रहा है, लेकिन भारत के पास मौजूद सबूत पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए काफी हैं। सबसे बड़ा सबूत उधमपुर में जिंदा पकड़ा गया आतंकी नावेद है। नावेद से पूछताछ के बाद भारत ने पाकिस्तान की नापाक साजिश का काला चिट्ठा तैयार किया है, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि कैसे पाकिस्तान में आतंकी कैंप चल रहे हैं और कैसे दाऊद इब्राहिम को पाक आईएसआई सपोर्ट करती है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और लखवी भी पाकिस्तान की गोद में बैठकर आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की चाल रही है कि वो इन गुनहगारों को आतंकी ही नहीं मानता और हर बार नए सबूतों की मांग करता है। इस बार भारत पाकिस्तान को 50 आतंकियों की लिस्ट सौंपेगा। सीमा पर पाकिस्तान लगातार गोलीबारी की चाल चल रहा है। इस साल पाकिस्तान ने 240 बार सीज फायर तोड़ा है, जिसे लेकर भी भारत पाकिस्तान को सख्त संदेश देने वाला है। लेकिन पाकिस्तान उल्टे भारत पर उकसाने की तोहमत लगाता रहा है। मुलाकात से पहले ये चालें कूटनीतिक स्तर पर चली जा रही हैं। अब मौका है आमने सामने आने का। पाकिस्तान पूरी कोशिश में लगा है कि बातचीत या तो हो ही नहीं या नाकाम हो जाए, लेकिन भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हर मुमकिन वो कोशिश कर रहा है जिसके जरिए भारत बातचीत से अपने पैर पीछे घसीट ले। लेकिन क्या वाकई में दुनिया के सामने इस पर्दे को उठाना जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ कहने के लिए बातचीत करना चाहता है? आतंकवाद के मसले पर उसके पास न तो कोई ठोस नीति है और न ही कोई रणनीति। आइए बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ हुर्रियत से नईम खान साहब मौजूद हैं, कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, संघ के विचारक राकेश सिन्हा जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल साहब और भारतीय जनता पार्टी से साइना इंसी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। नईम खान साहब, हुर्रियत के नेताओं के सामने आज एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बातचीत होनी है उसमें आतंकवाद के मसले पर बातचीत होनी है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के डिनर पर आपसे क्या बात करना चाहेंगे, जो हुर्रियत के नेता बातचीत करने को तैयार हैं और दिल्ली आना चाहते हैं?
बुनियादी तौर पर ये पिछले 2 दहाइयों की प्रेसिडेंस है कि जब भी पाकिस्तान की कोई डिग्निटरी इंडिया आ जाती है तो कश्मीर की जो रेजिस्टेंस क़यादत है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, तो उनसे मशवरा कर लेते हैं। तो आज भी कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, माजी में भी एक प्रेसिडेंस चली है। और मैं समझता हूं अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चूंकि मसले कश्मीर लटका हुआ है 47 से लेकर आज तक, इट नीड्स ए परमानेंट रेजोल्यूशन। तो उसके लिए लाजिम है कि हिंदुस्तान को भी लेकिन मुद्दा मसौदा तो कश्मीर है नहीं ना, के बगैर मसले कश्मीर को हल मसौदा कश्मीर है नहीं। आज भी आप नईम खान साहब, यही तो जो बॉटम लाइन है। तौर पर देखिए आज भी आप मसौदा आज जो बातचीत होनी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में, जब भी बात करेंगे नहीं, वो तो कश्मीर पर ही बात सवाल तो नहीं, सवाल तो सुनिए आप पहले। मसौदा पहले से तय है, मसौदा तय है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में। बातचीत सिर्फ आतंकवाद के मसले पर होनी है, उसमें कश्मीर का कहीं कोई नाम और जिक्र नहीं है। ऐसे में कश्मीर के नेताओं से बातचीत किस मामले पर? देखिए, और पाकिस्तान क्यों कश्मीर के नेताओं से बातचीत करे? देखिए, क्या हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देखिए जब पाकिस्तान जाएं तो वो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के नेताओं से बातचीत करें? आप यह मशवरा देना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो यह है कि बरसगीर में तब तक अमन कायम नहीं होगा जब तक मसले कश्मीर हल नहीं किया जाता है। अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं, कश्मीर पर लड़ी हैं। अभी आज भी आप एलओसी पर देख रहे हैं किस तरह कश्मीरियों का खून आर पार खूनी लकीर के किस तरह लोगों को मारा जा रहा है दोनों साइड से। तो लाजिम है, लेकिन आप अभी भी इस मुद्दे का इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये जो जब बातचीत पर कश्मीर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होनी है, वहां बात सिर्फ आतंकवाद की होनी है, तो कश्मीर के नेताओं से मशवरा करने का मौका क्यों दिया जाए पाकिस्तान को? नहीं, देखिए, कश्मीर कोई बॉर्डर इशू नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, न कोई टेररिज्म है। कश्मीर एक लॉन्ग पेंडिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। और मैं समझता हूं अगर एनएसए दोनों मुल्कों के मिलते हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कोई एतराज नहीं है कि वो मिले। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस एतराज कर भी नहीं सकती है, लेकिन आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में तो रहते नहीं है। राकेश जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बातचीत में मसौदा पहले से तय है, आतंकवाद के मसले पर बातचीत होनी है, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को रात्रि भोज पर बुलाकर पाकिस्तान क्या संदेश देना चाहता है? और क्यों हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हर न्योते को स्वीकार करने के लिए बिछे रहते हैं? क्या मतलब है ये? देखिए, एक बात जान लीजिए, ये कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान ने वह संदेश दिया है कि बातचीत में उसकी कोई रुचि नहीं है। भारत सरकार पहल कर रही है, बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दे रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत में यदि के शब्द आया, कश्मीर शब्द आया, तो पाकिस्तान को कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हुर्रियत के नेता आईएसआई के पैसे से पलते हैं और हुर्रियत उसी के एक अंग है। आईएसआई का कश्मीर में एक अंग है, हुर्रियत का और कोई वजूद नहीं है, ना जन समर्थन है, न उसको वैधानिकता प्राप्त है। आईएसआई उसे फंडिंग करती है, उसके आधार पर उसके नेता अपना जीवन जीते हैं। और भारत में पिछले कई वर्षों से उसे अवसर मिला है एक अपनी इस भारत के लोकतंत्र में अपनी पाकिस्तान संबंधित बातों को कहने का। मुझे लगता है वह अवसर धीरे धीरे उनका समाप्त होना चाहिए, उन्हें भारत से विदा कर देना चाहिए। यदि ये भारत में रहकर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो आप जाइए, पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में बहुत सी जगह हैं, वहां बैठ के कश्मीर का राग आलापिए। एक और बात मैं पाकिस्तान के संदेश वाहकों को कह देना चाहता हूं कि कश्मीर के इशू पर भारत युद्ध तक के लिए तैयार है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह स्वीकृत मुद्दा है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है? किस देश ने कहा? बिल्कुल, आप जो इस्लामिक, बिल्कुल ये द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा कोई तय नहीं कर सकता। मैं आता हूं, नईम साहब आपके पास आ रहा हूं। साइना जी, लेकिन यहां महत्वपूर्ण सवाल यह है, पीडीपी और बीजेपी की साझा सरकार जम्मू कश्मीर में है। 2 घंटे के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को नजरबंद करने का मतलब क्या था? आखिरकार क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, सबसे पहले तो आप प्लीज समझ लीजिए कि हमारी सरकार की भूमिका क्या है। पिछले सरकार के प्रति मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। कौन बिरयानी खिला रहा था, कहाँ रिश्ते बना रहे थे। शाहना जी, हम यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अभी मैं जम्मू कश्मीर की शाहना जी, सवाल मैंने आपसे बड़ा सधा मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। एक सेकेंड, आप मुझे एक मौका दीजिए टू सेट द करेक्ट टोन। जी,
भारत की सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही मजबूत सरकार है, जहां हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं राष्ट्रीय गर्व के साथ और आतंकवाद के साथ। जहां पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में है, जहां वो उन्होंने ब्लिंकर्स लगा के ये तय किया कि हाफिज सईद हो या लश्कर ए तौयबा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति वो टिप्पणी तक नहीं करते हैं जब तक वो 26/11 को। साइना जी, आप अभी भी मुद्दे पर नहीं आ रही हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल ये पूछा था कि 2 घंटे के लिए हुर्रियत के नेताओं को नजरबंद करने का मतलब क्या है? या तो भारत सरकार और कश्मीर की सरकार ये तय कर लेती कि हुर्रियत के नेताओं को नहीं मिलने दिया जाएगा, या फिर आप मिलने का अगर प्रावधान है तो फिर आप बताइए। देखिए, मिलेंगे किससे? मिलेंगे उन व्यक्ति से जो भारत में भारत की सरकार को अपना के हमारे प्रजातंत्र लोकतंत्र के प्रति कोई टिप्पणी न करते हुए भारत के झंडे को सलाम करें। मुद्दा ये है कि जो हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा है वो है कश्मीर की जनता को वापस इकोनॉमी में लाएं, देखें कि उनकी तरक्की हो, प्रगति हो, और उस लक्ष्य में 2 घंटे की हिरासत से 2 घंटे की हिरासत से बीडीपी और बीजेपी की सरकार क्या प्रदर्शित करना चाह रही थी? साइना जी, बस इतना हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारी सरकार के प्रति और हमारे नियत के प्रति प्लीज कोई प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को कोई भी। आप अभी भी जवाब नहीं दे रही हैं साइना जी, आप अभी भी जवाब नहीं दे रही हैं। आप भूमिका पर हैं, मुद्दे पर नहीं हैं। रीता जी, मैं ये सवाल अब आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या वाकई में ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आपने सवाल मुझे पूछा है या सवाल पाकिस्तान को पूछा है? पाकिस्तान सेपरेटिस्ट के साथ क्या बातचीत करना चाहते हैं और क्यों? और सवाल यही तो आपके सामने है कि फिर नजरबंद 2 घंटे के लिए क्यों? चर्चा आपने जो मुद्दा उठाया, देखिए जमीनी स्तर पे जो हकीकत है और जो परेशानियां हैं जिससे हमारी सरकार को ना सिर्फ झेलना पड़ रहा है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जब है तो हमें ये देखना है कि लोगों और जनता के हित में क्या है, और उस दृष्टि में बीजेपी हमेशा काम करेगी। क्या आप मानती हैं कि पीडीपी बीजेपी की सरकार की ये गलती थी उन्हें नजरबंद करना? डिनायल मोड में क्यों है? साइना जी, क्या अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और थी, गलती हो गई सरकार से, तो ये बात अलग है, ये बात अलग है अगर आप ये मानती हैं। रीता जी, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी 2 देशों के बीच में वार्ता होती है तो उसका कोई मकसद होता है। अब किस मकसद से हमारी वार्ता होने जा रही है, इस पे पूरा देश कंफ्यूज है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से लौटे, पाकिस्तान के साथ समझौता करके वहां पर यूफा में का उन्होंने बड़ा यहाँ पर गुणगान किया, अपनी पीठ थपथपाई कि हमने पहली बार एक ऐसा मसौदा साइन करवाया पाकिस्तान से जिसमें कश्मीर का जिक्र नहीं है। और उसके बाद अब जब बिल्कुल करीब आ गई है वार्ता की बात, तो वहां के जो हाई कमिश्नर हैं और जो उनके सलाहकार आ रहे हैं, सुरक्षा सलाहकार, उनसे हुर्रियत के और अन्य अलगाववादियों की मीटिंग, उनको दावत पे बुलाया जा रहा है। और यहाँ सरकार पीडीपी की और बीजेपी की संयुक्त सरकार है। इनके भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और वहां पर अलगाववादियों को थोड़ी देर के लिए पकड़ा जाता है और 2 घंटे में छोड़ दिया जाता है। और फिर हमने खुद सुना बयान बीजेपी का कि ये तो जम्मू कश्मीर का मामला है, सुरक्षा का वो कैसे पुलिसिया प्रबंधन करते हैं, आप उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। तो पहला प्रश्न ये है कि जब ये बात शिमला एग्रीमेंट में भी थी कि हम सिर्फ 2 पक्षीय बात करेंगे, तीसरा पक्ष कोई नहीं होगा, तो बार बार हुर्रियत को पाकिस्तान बुला। आपकी सरकार के दौरान भी तो यही होता रहा था, समझता है उस वक्त भी ये सवाल उठा करते थे। मुझे पूरी बात नहीं रीता जी, इस बात पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बात का क्रेडिट कम से कम मोदी सरकार को देना तो होगा कि पहली बार ही सही विदेश सचिव की बातचीत, स्तर की बातचीत सिर्फ पिछली बार इस बात के लिए खारिज की गई कि हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात की बात पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन यूपीए सरकार ने 10 साल में ऐसा नहीं होने दिया। अजय जी एक छोटी सी, आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे? आपने सबको 2-2 मिनट दिए, मुझको 7 सेकंड दीजिए। रीता जी एक छोटी सी दूसरी बात जब ये कहा 10 साल से जनता पार्टी ने चुनाव से पहले, 10 साल से चुनाव के बाद, राकेश जी मैं नहीं बोली जब आप बोल रहे थे,
मैं आपका सम्मान करती हूँ। एक छोटी सी या तो बात, आप अपनी बात कर लीजिए, मैं बोलूँगा, आप मत बोलिएगा। मैं एक टिप्पणी तो सुन लीजिए। 10 साल से हुर्रियत के नेताओं को किसने पाला पहले पोसा आप है? मेरी बात और मैं मानता हूँ कि हुर्रियत के नेताओं को किसी प्रकार की वैधानिकता किसी भी सरकार को नहीं देनी चाहिए। आप मेरी बात तो सुनिए। अब आप या तो आप बोल लीजिए, आप बोलेंगे, मैं बिल्कुल सुनने को तैयार हूँ। मुझे सेकंड दे दीजिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने और इनकी सरकार ने ये कहा कि हम आतंकवाद को और वार्ता को साथ साथ नहीं चलने देंगे। यूपीए की सरकार ने भी कहा था, हमने वार्ता नहीं की 4 साल 5 साल। आपने आते ही पहले प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा रीता जी, अगर मौका होता तो मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता कि कम से कम 8 बार यूपीए सरकार ने बातचीत तोड़कर बातचीत करने की कोशिश की है। मुंबई हमले के बाद बिरयानी की राजनीति यूपीए सरकार के दौरान ही हुई थी। ये बात खैर अलग है। चलिए, इतिहास की बातें लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन मैं राकेश जी आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो हुर्रियत के नेताओं के साथ आज हुआ है जम्मू कश्मीर में, क्या इसे लेकर आज एक गलत संदेश हम नहीं दे रहे? आखिरकार हुर्रियत के नेताओं का लोकस स्टैंड क्या है पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत करने का? पकड़े गए, ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पकड़ा गया टेररिस्ट, उसने क्या कहा? देखिए, हमारी मुलाकात आई, रीता जी मैं बोल रहा हूँ, में ट्रेनिंग होती है, लोग होते हैं। रीता जी मैं बोल रहा हूँ, बैठाया क्यों आपने तो मुझे अपनी बात तो मैं सिर्फ इतना, जो बात मैं सिर्फ इतना कहना, आपने 3 मिनट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हुर्रियत के नेता की कोई वैधानिकता नहीं है। वो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाएं, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से पाकिस्तान की भूमि पर जो भी भारत विरोधी एक्टिविटी करना वो करें, भारत प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन भारत की भूमि पर हुर्रियत के नेताओं को किसी भी प्रकार की वैधानिकता नहीं देनी चाहिए। और मैं यहां तक मानता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हुर्रियत के नेताओं का, हुर्रियत का नाम देकर कहीं न कहीं चूक हुई है, नहीं देना चाहिए था। ये मैं तो कह रहा हूँ। नईम जी, चर्चा में हम आपको लाना चाहेंगे। नईम जी, जसवंत सिंह जी ने क्या कहा? नईम खान साहब, कहा कि अटल बिहारी जी की। रीता जी, मैं 1 सेकंड क्षमा चाहता हूं आपसे, 1 मिनट प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूं 1 मिनट। आइए जरा हम हुर्रियत की भी, रीता जी मैं 1 सेकंड क्षमा चाहता हूं आपसे। नईम साहब, एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में ये मान रहा है कि हुर्रियत के पास कोई लोकस स्टैंड नहीं है पाकिस्तान से बात करने का। अगर बात करनी है तो आप हिंदुस्तान की सरकार से बात कीजिए ना, आप केंद्र सरकार से बात कीजिए। आप पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से किस अधिकार से बात करना चाहते हैं? अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। इससे पहले कि अभी किसी साथी ने कहा कि कश्मीर कोई मुद्दा है ही नहीं, कश्मीर कोई मामला है ही नहीं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अगर कोई कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है तो फिर पाकिस्तान के साथ आप ताशकंद में क्या कर रहे थे, शिमला में क्या कर रहे थे, लाहौर में क्या कर रहे थे? यूपीए भी और एनडीए भी या हुर्रियत वालों से हिंदुस्तान के वजीर आजम इससे पहले भी जो रह चुके हैं, मनमोहन जी भी, अटल जी भी, तो सबों ने हुर्रियत से बात की। तो इससे ये लगता है साहब, आप लोग आतंकवाद को भूल जाते हैं क्या? मुद्दा है, इसको हल करने की जरूरत है। दूसरी बात, टेररिज्म को भूल जाते हैं क्या आप लोग? आप जी राकेश जी, कोई लोकल स्टैंडिंग, राकेश जी, अगर कोई हमारी कोई हैसियत है ही नहीं, दिल्ली में वहाँ के वजीर आजम बार बार हुर्रियत वालों को क्यों बुलाते हैं डायलॉग के लिए, पास में बुलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी की आतंकवाद पर बात करने के आज भी हमारी कोई बात नहीं करेगा, नहीं है। आज भी हमारी स्वीकार करते हैं भारत की या पाकिस्तान आज भी जेलों में जो ये सवाल का जवाब दे दिया है तो दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा सब नेता जो हैं, और जो ये लगातार लोगों को गुमराह करते रहे, आवाम को धोखा न दे। अच्छा चलिए, नईम साहब, गलत बात, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। नईम साहब, फ्यूचर के हवाले से नईम साहब, नईम खान साहब धोखा दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना बताइए, आप हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर रखे हैं? आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हां या ना? और आपकी वफादारी कहां है? नईम साहब, मेरे पास, आप पाकिस्तान को देश मानते हैं या भारत को? नहीं, ना मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं कश्मीर का हूं। हिंदुस्तान आप रहते कहां पर है नईम साहब? आप अगर हिंदुस्तानी नहीं है, नईम साहब मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, अगर आप कर रहे हैं दोहरे मुंह की बात मत कीजिए। भारत भूमि पर रहकर भारत, मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कश्मीर इज एन डिस्प्यूट, कश्मीर नीड से रिजोल्यूशन। अगर कश्मीर प्रस्ताव में कहा गया, पाकिस्तान के साथ क्या बात जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, क्यों बुला रहे हैं? दैट मीन्स हकीकत यह है आतंकवाद पर बात करने के लिए बुला रहे हैं। तो आप टीवी चैनल्स के स्टेडियोज में आप उछलेंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे, उससे आप हिंदुस्तानी अवाम को धोखा दे रहे हैं।
अगर आप हिंदुस्तान के खैर खा लोग हैं, इफ यू आर वेल विशर्स योर ओन पीपल, तो आपको चाहिए एक रियलिस्टिक स्टैंड ऑफ लें। आप मुझे बात करने का मौका नहीं देंगे या आप हमें धक्कारेंगे टीवी चैनल में, उससे हमारी हुर्रियत में कोई कमी नहीं होती। पाकिस्तान के रक्षा देखिए जुलाई में कहते हैं, इल्जाम हैं, अगर मंत्री जुलाई में कहते हैं कोई अपना जान जो है 20 साल से 25 साल से हमारे नौजवान जेलों में हैं, पाकिस्तान या हिंदुस्तान के पैसों। नहीं साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस चर्चा को हमें खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन नहीं साहब, मैं आपसे एक सवाल, नहीं साहब, नॉट द रियलिटी ऑन ग्राउंड। नहीं साहब, रियलिटी ऑन ग्राउंड जरा सुनिए साहब। नहीं साहब, आप अगर हिंदुस्तानी नहीं हैं जी, आप हिंदुस्तानी नहीं, आप कश्मीरी हैं, तो कश्मीर क्या अंतरिक्ष में है? धरती के किस खित्ते पर कश्मीर है साहब? देखिए किसका है कश्मीर, आप बताइए साहब। एक सेकंड मुझे बोलने का मौका दें जी। अगर कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल कश्मीर कोई आतंकवाद मुद्दा है, पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन भी है, क्योंकि आप क्लेम उस आजाद कश्मीर, उस वाले कश्मीर पर कर रहे हैं। दैट देखिए, आतंकवाद ये नहीं है। कश्मीर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसके पीछे इट्स ए पॉलिटिकल इशू, इट नीड्स ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। आप अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए शायद बहुत कुछ कह सकते हैं नहीं साहब, लेकिन इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने के बाद आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है आपका ये बयान, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है आपका। क्षमा चाहता हूं मैं, इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं। ऐसे लोगों को कम से कम दुकान चलाने की इजाजत हिंदुस्तान की सरकार को कतई नहीं देना चाहिए। गिरफ्तार या फिर हिंदुस्तान के बाहर, शायद यही एक रास्ता है। हिंदुस्तान पर बार बार बातचीत के जरिए पाकिस्तान के साथ अमन और चैन कायम करने की कोशिश करने का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हर कदम पर जवाब में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दगा या धोखा ही दिया है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐसे धोखे जो पिछले 68 सालों में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की छाती पर दिए हैं, जिनमें सबसे पहला बड़ा धोखा आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तान इतना बड़ा धोखा दे रहा है, और कैसे पाकिस्तान की हर चाल को हिंदुस्तान अपने तरीके से काटने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ स्पीकर्स के कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। जरा सोचिए आप, धोखे पर धोखा। रूस में जब प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, तो दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिशें की गई थीं, और इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी थी दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत। इस बातचीत के बीच पाकिस्तान ने फिर पुरानी करतूत दोहराई। 23 अगस्त को भारत पाक के बीच एनएसए लेवल की बातचीत से पहले अलगाववादियों को न्योता भेज दिया। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ के कारिंदों ने यूएन में भी कश्मीर को लेकर नया दांव चल दिया। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज अगर अलगाववादियों से मुलाकात पर अड़े रहते हैं, तो ये बातचीत के शुरू होने से पहले ही इस पर द एंड की मुहर लगाने की कोशिश हो सकती है। पाकिस्तान उच्चायुक्त के न्योते से घाटी की सियासत में हलचल तेज हो गई है, और कश्मीर के अलगाववादी नेता अपने खोखले एजेंडे को सामने लाने की कोशिशों में जुटे हैं। ये एक रिसेप्शन है जिसमें हम जाएंगे, बात करेंगे, जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखेंगे, और जाहिर सी बात है कि इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोर इशू जो है दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर का इशू है। पाकिस्तान ने अपनी चाल खेली, लेकिन उसका दांव सीधा नहीं पड़ा। अलगाववादियों से मुलाकात से पहले ही अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, जिसमें से कुछ बाद में छोड़ दिए गए। अब्दुल बासित के कंधे पर रखकर चलाई गई बंदूक की ये गोली उस निशाने पर नहीं लगी जो पाकिस्तान ने सोचा था। इस बीच पाकिस्तान ने एक और नापाक हरकत की। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ओपन डिबेट के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। यूएन में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने कहा, यूएन में फलस्तीन और मिडिल ईस्ट की ही तरह जम्मू कश्मीर का मसला सुलझाने की भी काबिलियत है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की भी मदद ली जा सकती है। पिछली बार भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत होने वाली थी, तब पाक ने अलगाववादियों को तवज्जो देकर बातचीत को पटरी से उतार दिया था। कुछ ऐसी ही हरकतें फिर शुरू हो गई हैं। इस बार पाकिस्तान दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तरफ वो अलगाववादियों को बीच में ला रहा है ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी भारत बातचीत को रद्द करे और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर थोप दे। इधर दूसरी तरफ सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान
हिंदुस्तान को हर कीमत पर उकसाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान की इस चाल को समझ रहे हैं और एनएसए लेवल की बातचीत को रद्द करने का फैसला फिलहाल टाल रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी कीमत पर उसे अपनी नापाक हरकतों को जवाब देने से बचना पड़े, लेकिन इस बार पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा होना ही होगा। टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान के 10 धोखों की कड़ी में एक जिंदा सबूत भी है जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लगातार सबके सामने यानी कि दुनिया के सामने रख रहा है। यह जिंदा सबूत है जम्मू के उधमपुर में पकड़ा गया आतंकी नावेद। नावेद से जब जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं, तब हर दिन नावेद पाकिस्तान की नापाक साजिशों का पर्दाफाश कर रहा है। एनआईए नावेद को लेकर जम्मू गई है, जहां घुसपैठ के रास्ते को खंगाला जा रहा है। एक के बाद एक परतें खुल रही हैं और पाकिस्तान का नंगा नाच सामने आ रहा है। आतंक पाकिस्तान का वो हथियार जिसके जरिए वो हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचता है। पाकिस्तान लगातार आतंक को पनाह देता रहा है, लेकिन हर बार वो इस इल्जाम को नकारता है कि पाकिस्तान ही आतंक को शय देता है। पाकिस्तान के इन्हीं झूठों का पर्दाफाश हुआ जम्मू के उधमपुर में, जब घाटी को दहलाने का इरादा लेकर आतंकी नावेद और उसके साथी जम्मू के उधमपुर में चले आए थे। सबसे पहले उन्होंने बीएसएफ की एक बस को निशाना बनाया। इस गोलीबारी में नावेद का साथी नेमान मारा गया, लेकिन नावेद वहां से भागने में कामयाब हो गया। आगे चलकर नावेद ने एक गांव के लोगों को बंधक बना लिया। नावेद भागना चाहता था, लेकिन ग्राम रक्षा समिति के बहादुरों ने इस आतंकी को धर दबोचा। नावेद का पहला ही खुलासा सबको चौंका देने वाला था। नावेद ने कबूला था कि वो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। शुरुआती दौर में नावेद ने अपने परिवार के बारे में जानकारी दी थी। नावेद ने बताया था कि उसका एक भाई प्रोफेसर है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक नावेद ने बताया कि उसके साथ आए आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्री थे। नावेद ने बताया कि उसका हैंडलर अबू कासिम नाम का आतंकी सरगना था और नावेद के साथ निमान नाम का जो आतंकी था वो जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद का करीबी था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक निमान एक ट्रेन कमांडो था। नावेद ने एक और बड़ा खुलासा किया कि वो हाफिज सईद से भी जुड़ा था। नावेद ने बताया था कि उसकी ट्रेनिंग हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने कराई थी और उसके जहन में आतंक और नफरत का जहर भी तलहा सईद ने ही भरा था। नावेद ने बताया कि दोनों कैंपों में कुल 230 नए रंगरूट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें उसके गांव के 4 और लड़के भी शामिल हैं। इन लड़कों को हमले की ट्रेनिंग पीओके में चल रहे टेरर कैंप में दी गई थी। इस ट्रेनिंग कैंप में 50 से 60 मुजाहिदीन शामिल हुए थे। नावेद ने उस सच की भी पुष्टि की जिसे हिंदुस्तान सालों से दुनिया को बता रहा है। जांच एजेंसियों की पूछताछ के दौरान नावेद ने कबूला कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप्स चल रहे हैं और इन कैंप्स में बड़े पैमाने पर लश्कर जैसे संगठन आतंकियों को तैयार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में घुसने के लिए नावेद ने जो रास्ता पकड़ा था उसका खुलासा भी नावेद ने किया है। नावेद ने बताया कि उसने 3 जून को एलओसी पार की थी। फिर अपने साथियों के साथ वो गुलमर्ग के बाबा रेशी इलाके में पहुंचे। इसके बाद नावेद और नुमान बडगाम से होते हुए पुलवामा और फिर कुलगाम पहुंचे। यहां से ये दोनों अवंतीपुरा पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात दूसरे आतंकियों से हुई। लश्कर के कमांडर ने इन्हें 9 जून को अवंतीपुरा पहुंचाया था। रात को दोनों आतंकी पटनी टॉप में रुके और फिर वो उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने बीएसएफ की बस पर हमला किया। नावेद से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है और बहुत मुमकिन है कि नावेद से मिलने वाली इस जानकारी को हिंदुस्तान एनएसए की मीटिंग में पाकिस्तान के सामने भी रखे। टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान की फितरत और पाकिस्तान की नीयत पर क्या वाकई में कोई कभी यकीन कर सकता है? ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान धोखे की बुनियाद पर रिश्तों को निर्धारित करता है जब भारत का नाम सामने आता है। गुरदासपुर में आतंकी हमला जो हुआ उस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश लगातार रचता रहा है। गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान के इरादों का एक बार फिर कच्चा चिट्ठा सामने खुलकर सामने आ जाता है। 27 जुलाई 2015 पंजाब का गुरदासपुर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस थाने पर आतंकियों ने हमला कर दिया
और आनन फानन में पूरा गुरदासपुर छावनी में तब्दील हो गया। गुरदासपुर में 3 आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। पहले इन्होंने एक स्थानीय नागरिक पर गोलियां चलाईं और उसकी गाड़ी छीन ली। यह हमला काफी हद तक उसी तरह का था जैसा 26/11 में मुंबई ने देखा था। ये आतंकी भी मरने मारने के इरादे से आए थे। इस समय न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर दीनानगर पहुंच चुकी है और मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये पुलिस स्टेशन है, साथ में ही जहां पर सुबह से ही इनकाउंटर्स जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर पंजाब पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने यहां पे पोजीशंस लेके रखी हैं और सुबह से ही ये इनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है। गुरदासपुर में 12 घंटों तक इन आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी होती रही और फिर जाकर ये आतंकी गुरदासपुर हमले में 3 स्थानीय नागरिक मारे गए और 4 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। मारे गए आतंकियों से पाकिस्तान में बने हथियार और जीपीएस सेट मिले थे और इन जीपीएस सेट से जो डेटा मिला उसने साबित कर दिया कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे और ये सभी आतंकी लश्कर से जुड़े थे। गुरदासपुर तो सिर्फ एक तस्वीर थी। पाकिस्तान से न सिर्फ आतंकी हिंदुस्तान की धरती को दहलाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की फौज भी तकरीबन हर रोज सरहद पर सीज फायर को तोड़ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जंग न होने के बावजूद पाकिस्तानी फौज ने रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है। टीम न्यूज नेशन। इससे बड़ा धोखा पाकिस्तान हिंदुस्तान को क्या दे सकता है? 26/11 का मुंबई हमला, जब हिंदुस्तान के सीने में नासूर की तरह यह हमला चुभता दिखाई देता है। मुंबई हमले के जख्म कभी नहीं भर सकते और इस हमले के पीछे वो तमाम आतंकी जो इसकी साजिश करता रहे वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। मुंबई हमले के गुनहगार आज भी पाकिस्तान में उस आजादी के साथ घूम रहे हैं। तमाम सबूत पेश किए जाने के बाद पाकिस्तान की तमाम अदालतों ने उन्हें बेगुनाह माना है और बार बार यही कहा जाता है कि मुंबई हमले में 10 वो आतंकी जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आतंक का कोहराम मचा रहे थे, वो दरअसल पाकिस्तानी होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानता। कितने धोखे खाए हिंदुस्तान। अजमल आमिर खसाब, काम दहशतगर्दी, अंजाम सजाए मौत। अजमल आमिर खसाब को तो उसके गुनाहों की सजा मिल गई, लेकिन इसके गुनाह इतने संगीन थे जिसकी सजा फांसी भी कम लगती है। इस पाकिस्तानी आतंकी ने 26 नवंबर 2008 की रात को मुंबई को लहूलुहान कर दिया था। अजमल आमिर खसाब नाम के इस आतंकी ने मुंबई में मौत का तांडव किया था। अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। खसाब पाकिस्तान के कराची से समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए उन 10 आतंकियों की टीम में शामिल था जिन्होंने मुंबई को बंधक बना लिया था और देश में युद्ध का माहौल बना दिया। मुंबई पहुंचने पर ये 10 आतंकी 5 टीमों में बंट गए, जिनमें से खसाब और इस्माइल सीधे सीएसटी स्टेशन पहुंच गए। सीएसटी स्टेशन पर पहुंचने के बाद खसाब ने बाथरूम में आईईडी में बैटरी लगाई और फिर बाहर आकर AK-47 से हॉल में फायरिंग शुरू कर दी। सीएसटी पर कत्लेआम मचाने के बाद दोनों कामा हॉस्पिटल पहुंच गए। तारीख 27 नवंबर 2008, वक्त रात के करीब 1:30 बजे। पुलिस ने इन्हें रुकने को कहा, लेकिन आतंकी इस्माइल ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की। पुलिस इन्हें पहचान चुकी थी। पुलिस की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग रुकने के बाद घायल खसाब को दबोच लिया गया और इसके साथ ही इस्माइल मारा गया और 21 नवंबर 2012 को खसाब को येरवड़ा जेल में फांसी दे दी गई। खसाब को फांसी तो हो गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। सवाल आतंक के उन आकाओं को कानून के फंदे में लाने का है जिन्होंने हिंदुस्तान को लहूलुहान करने के लिए खसाब को तैयार किया। टीम न्यूज नेशन। 1999 का करगिल युद्ध तो आपको याद होगा। क्या इसे भी आप धोखा नहीं मानेंगे? जरा सोचिए, करगिल युद्ध से महज 3 महीने पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर की यात्रा पर गए थे। वहां पर गले मिल रहे थे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से। और जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब गले मिल रहे थे तो करगिल में पाकिस्तान के सैनिक घुसपैठ कर रहे थे। इससे बड़ा धोखा
क्या कभी कोई किसी को दे सकता है? क्या वाकई में पीठ में खंजर भोंकने का इससे बड़ा उदाहरण आपको विश्व के इतिहास में कहीं दिखाई दे सकता है? कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक नजर की एक और तस्वीर सामने आई 1999 में। पाकिस्तान से संबंध सुधारने के मकसद से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। लेकिन दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहा था। ये साजिश थी कारगिल को हिंदुस्तान से छीनने की। मई के महीने में पता चला कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में घुसपैठिए बैठे हैं और इन घुसपैठियों में कई पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होते ही भारतीय सेना भी एक्शन में आई और शुरू हुई कारगिल की जंग। तकरीबन 1 महीने तक चली इस जंग में हिंदुस्तान के वीर सपूतों ने अपने लहू की बलि देकर देश की आन बान और शान की रक्षा की। पाकिस्तान की फितरत और नियत मानो धोखे की स्याही से ही लिखी गई है। पाकिस्तान ने बस सेवा का जवाब कारगिल से दिया तो मुशर्रफ की मेहमान नवाजी का जवाब संसद पर हमले से। 14 से 16 जुलाई के बीच पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान की सरकार से शांति वार्ता को आगे ले जाने पर बात की। मुशर्रफ के हिंदुस्तान दौरे के 4 महीने बाद ही पाकिस्तान का चेहरा सामने आ गया। दिसंबर 2001 में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों ने दिल्ली में संसद भवन पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि संसद पर हमले की साजिश ISI ने रची थी और इसके लिए आतंकी संगठनों को निर्देश और पैसा दिया गया था। संसद हमले के दौरान इन 5 आतंकियों के साथ ही 9 बेगुनाह मारे गए। लेकिन इस हमले ने लोकतंत्र की प्रतीक संसद को हिलाकर रख दिया। संसद पर हमले के मास्टरमाइंड आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान पर आंख मूंद कर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सीनों को कैसे छल्ली किया, इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। 1971 के युद्ध की बात कीजिए, जब पूर्वी पाकिस्तान पर वहां के लोगों पर जुल्म की इंतहा हो गई थी। हिंदुस्तान ने लगातार विरोध किया। बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में बांग्लादेश से वो तमाम रिफ्यूजीज हिंदुस्तान पहुंच रहे थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, 1965 की जंग को याद कीजिए, जब बिना किसी बात के पाकिस्तान की फौज ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। इन दोनों जंगों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन क्या वाकई में एक ऐसे दुश्मन पर आप भरोसा कर सकते हैं जो पलक झपकते ही, मौका देखते ही सबसे पहले आपके ऊपर वार करे? क्या कहेंगे आप इसे? चीन से हुई जंग के बाद पाकिस्तान को लगा कि हिंदुस्तान कमजोर हो गया है और अपने इसी मुगालते में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी और शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तो उस समय जो विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, जुल्फिकार अली भुट्टो, और वहां के शासक थे जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान। तो इन लोगों ने सोचा कि नेहरू जी की डेथ हो गई है, शास्त्री जी को वो एक कमजोर नेता मानते थे। पाकिस्तानी सेनाओं ने हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना शुरू किया और पाकिस्तान ने इस नापाक हरकत को नाम दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर। और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी सेनाओं ने भी कमर कस ली। का हाथ बढ़ाया, वहाँ दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।
पहले दौर में कश्मीर में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सेनाएं आमने सामने आईं और इन झड़पों के दौरान हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हाजी पीर पास तक पहुंच गई थी। कश्मीर में लगे झटके से बौखलाए पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर मोर्चे खोल दिए, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर भी हिंदुस्तान के वीर जवानों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। पैंसठ की जंग ने यह साबित कर दिया था कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन हिंदुस्तान को टक्कर देने की हैसियत और कुव्वत उसके पास नहीं थी। लेकिन शायद पाकिस्तान हकीकत को कबूल नहीं करना चाहता था और एक बार फिर पाकिस्तान ने सिर उठाया और इसकी बिनाह बनी विद्रोह की वो आवाज जो पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ उठाई थी। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को दोयम दर्जे का मानते थे और यही वजह थी कि पूर्वी पाकिस्तान उबल पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए तब भारत ने हाथ आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान की इस मदद से बौखलाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का मानना था कि वो पश्चिमी मोर्चे पर हिंदुस्तान को टक्कर दे देगा, जिससे उसे पूर्वी मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को शाम को हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर जैसे कि जोधपुर, आगरा, उत्तरलाई, ऐसे और बहुत हवाई अड्डों पे हमला किया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर की और कहा कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के साथ युद्ध की हालत में तैयार है। लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उलट था। पश्चिमी मोर्चे पर पंजाब से लेकर राजस्थान तक पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पूर्वी पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तानी सेना के सामने टिक ही नहीं पाई। डिसाइड किया, जनरल मानेकशॉ थे उस वक्त हमारे चीफ, के बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन हम बना देते हैं और पाकिस्तान की आर्मी उधर थी लड़ने के लिए, तो हमने ये डिसाइड किया और उन्होंने बोला कि गो इन, तो हम चले गए और पूरा जो बांग्लादेश की वॉर थी वो खत्म की और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन बनाया। और इसका नतीजा हुआ पाकिस्तान की फौज के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर, जब ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के दस्तावेजों पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी सेना के 2000 अफसरों और 90,000 सिपाहियों ने हिंदुस्तान के सामने हथियार डाल दिए। इस जंग ने पाकिस्तान को वो चोट दी जो आज तक उसके लिए टीज है। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और एक नए देश ने जन्म लिया। ये देश था बांग्लादेश। टीम न्यूज नेशन। हम रुक रहे हैं यहां पर 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट के लिए और फिर आपके सामने पेश करेंगे वो पहला मौका जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंका। पाकिस्तान के लिए नफरत पाकिस्तान की पैदाइश से ही शुरू हो गई थी। जब 1947 में देश आजाद हुआ उसके कुछ वक्त बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसकी इस हरकत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, उससे अपने आप को जोड़ना नहीं। पाकिस्तान के धोखे की पहली कहानी उसके जन्म से पहले की है। वो साल था 1940। पूरे हिंदुस्तान में आजादी की अलख जगी हुई थी।
उत्तर से लेकर दक्षिण तक आजादी के मत वाले एक नए हिंदुस्तान की इबारत लिखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आजादी की इस मशाल के शोलों के साथ ही देश को बांटने की साजिश भी रची जा रही थी। फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल करते अंग्रेजों ने सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया और जब उन्हें लगा कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो उन्होंने एक और खतरनाक दांव खेला। मुस्लिम लीग और उसके जैसे दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर इस डर को बैठा दिया गया कि अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यहां मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का एक बड़ा अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान कर दिया कि देश के मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग एक अलग वतन की मांग रखेगी। जिन्ना ने तो अपना ऐलान कर दिया, लेकिन इसका खतरनाक नतीजा भुगता देश ने। और जब जिन्ना के ये नापाक मंसूबे पूरे हुए, यानी देश का बंटवारा हुआ, सरहदें बटी, दिल बटे और इस बंटवारे में इतना खून बहा कि धरती लाल हो गई। दोनों मुल्क आजाद थे, लेकिन दोनों की सरहद पर एक रियासत की तकदीर लिखी जानी बाकी थी। ये रियासत थी जम्मू और कश्मीर की। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तब तक हिंदुस्तान से जुड़ने का फैसला नहीं किया था और इसी मौके का फायदा उठाकर आजाद पाकिस्तान ने रची हिंदुस्तान के खिलाफ पहली साजिश। पाकिस्तान का इरादा कश्मीर को हड़पने का था। 22 अक्टूबर 1947 को कबायली लड़ाकों ने कश्मीर में कदम रख दिए। इन कबायलियों के साथ भेष बदलकर पाकिस्तानी फौजी भी शामिल थे। मुजफ्फराबाद पर कब्जा जमाते हुए ये कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़े। इनके रास्ते में जो भी कस्बा और गांव पड़ा, उसे इन बेरहम कबायलियों ने लूट लिया और कत्लेआम मचा दिया। पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठी कबायली कश्मीर के कई इलाकों पर कब्जा जमा चुके थे, लेकिन भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में आक्रमण जारी रखते हुए उत्तर में केरन और गुरेज और तिथवाल पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसे आज POK कहा जाता है। पाकिस्तान की गुस्ताखी नाकाम हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इससे सबक नहीं लिया और बार बार उसने हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश की। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 में दो अलग देश बन गए। दोनों देशों की जनता एक है, दोनों देशों की मानसिकता एक है। दोनों देश में दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती हमेशा तब होती है जब आपसी विश्वास होता है। इन दोनों देशों में आपसी विश्वास नहीं है, क्योंकि एक की नीति है धोखा और एक की नीति है विश्वास। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।